तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है, आपके फिजिक्स का चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो दिए गए हैं, वहाँ से आप संपर्क करके ये नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर साथ साथ में ये नोट्स आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 9th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 9th साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके कार्य तथा ऊर्जा, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार नोट्स हैं। ऐसे नोट्स आपको यूट्यूब पे और ऑफलाइन कोचिंग स्कूल कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक है आपके कार्य, यानी कार्य क्या होता है, कार्य की क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, जीवित रहने के लिए यानी मनुष्य है उसको जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां हैं वो करनी पड़ती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। और इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, और इन जो प्रक्रम हैं इनके लिए ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है, तथा इसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है। और ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उसके बाद में है कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि जीवन है उसमें प्रत्येक व्यक्ति रोजाना कठिन कार्यों को संपादित करता है, कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति है वो रोजाना कठिन जो कार्य होते हैं उनको संपादित करता है, और उसकी नज़र में यह बहुत सा कार्य है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई स्थितियों में कार्य है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो कार्य शून्य कब होता है, तो यहाँ पर हम बात करें, एक नंबर पॉइंट है आपके, यदि आप एक बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं तथा सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती, तब आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया। ओके, क्योंकि चट्टान है उस पर कोई विस्थापन नहीं हुआ है। ओके, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपके, कि आपने अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, आप पूर्ण रूप से थक जाते हैं, आपने अपनी ऊर्जा व्यय की है, परंतु विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं किया है। यानी यहाँ पर दोनों स्थितियों में कार्य क्या है, शून्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। तो कार्य है उसकी वैज्ञानिक संकल्पना क्या हो सकती है, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य को परिभाषित करने के लिए कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। अब कौन कौन सी स्थितियां आपके हो सकती हैं, तो यहाँ पर भी दो स्थितियां हैं आपकी। तो स्थिति नंबर 1 है आपके, यदि कोई बच्चा किसी ट्राली को खींचता है और वह कुछ दूर चलती है, बच्चे ने ट्राली पर बल लगाया और इसमें विस्थापन हुआ, इस कारण से कार्य किया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कि किसी पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाने पर पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई और इसलिए कार्य है किया गया। तो यहाँ पर भी कार्य है वो हुआ है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक नियत बल के द्वारा कृत कार्य। तो एक नियत बल द्वारा कृत कार्य क्या है, कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। इसको आपको याद रखना है कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप जो होती है वो वस्तु पर आरोपित बल यानी F तथा बल की दिशा में वस्तु का जो विस्थापन है यानी D, उसके गुणनफल के बराबर होती है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और कार्य को हम W से दर्शाते हैं, बल को हम F से, और विस्थापन को हम D से दर्शाते हैं। तो ये सूत्र आप सभी बच्चों को याद रखना है। और कार्य प्यारे बच्चों क्या है, एक अदिश राशि है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको क्लियर करना है। उसके बाद में नोट है आपके, यदि वस्तु पर F बल लगाने से वस्तु का विस्थापन S बल की दिशा में थीटा कोण पर हो
तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर एफ एस कोस थीटा, और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो W बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी कार्य है वो शून्य होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कृत कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ओके, ये आपको ध्यान देना है। और यदि बल व विस्थापन की दिशाएं समान हैं, बराबर हैं, अर्थात इस दिशा में कार्य है वो क्या होगा प्यारे बच्चों, अधिकतम होगा। और थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या है, 0 है। थीटा बराबर क्या है, 0, तो कोस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1, और W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस 0 डिग्री, यानी बराबर में FD। ओके, और उसके बाद में है कार्य के प्रकार, यानी जो कार्य है वो आपके कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो कार्य है उसके 2 प्रकार हैं। यहाँ पर पहला है आपके धनात्मक कार्य। ओके, यानी धनात्मक कार्य क्या होता है, यदि बल व विस्थापन के लिए कोण थीटा क्या हो, न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तब कोस थीटा है वो धनात्मक होगा, अतः किया गया कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है मेरे बच्चों ऋणात्मक कार्य, यानी नेगेटिव वर्क। तो ऋणात्मक कार्य क्या होता है, यदि बल व विस्थापन के बीच कोण है वो अधिक कोण है, यानी 90 डिग्री से अधिक है, तब कोस थीटा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अतः किया गया कार्य है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यह आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में है कार्य का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ वर्क। तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। और इस मात्रक को जूल भी कहा जाता है। इस मात्रक को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इसको दर्शाया जाता है। यह आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है 1 जूल की परिभाषा। अब 1 जूल की परिभाषा आप किस प्रकार से याद करोगे कि 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग है आपके, नेक्स्ट जो आपके पॉइंट है वो है ऊर्जा, यानी एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की क्या होती है प्यारे बच्चों, हानि होती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। और ऊर्जा है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। और जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। और उसके बाद में हम बात करें इसके यूनिट की, इसके मात्रक की, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है आपके जूल, जिसको हम जे से दर्शाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में ऊर्जा के जो कई रूप होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें तो ऊर्जा है वो कई रूपों में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, ऊर्जा है वो कई रूपों में पाई जाती है। तो सबसे पहले 1 नंबर है आपके ऊष्मीय ऊर्जा। आप देखिए ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, तो किसी ईंधन को जलाने तथा सूर्य से प्राप्त विकिरण से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग भाप इंजन, डीजल इंजन आदि में किया जाता है। कि किसी ईंधन को जलाने तथा सूर्य से प्राप्त जो विकिरण है उसे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग है वो भाप इंजन में और डीजल इंजन में आदि में हम कर सकते हैं। और 2 नंबर है आपके यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा आपकी क्या होती है, तो यांत्रिक कार्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यानी यांत्रिक कार्य से प्राप्त जो एनर्जी है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे गिरते पत्थर में ऊर्जा और दबी स्प्रिंग में ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा है मेरे बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक आपके गतिज ऊर्जा है और एक आपके स्थितिज ऊर्जा है। इन दोनों ऊर्जा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद में 3 नंबर है आपके विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो विद्युत पंखा और विद्युत बल्ब एवं विद्युत मोटर
विद्युत ऊर्जा से ही क्या करते हैं, अपना कार्य है वो करते हैं, यह आपको ध्यान देना है। और 4 नंबर है आपके नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, तो परमाणु की नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके परमाणु बम व नाभिकीय बम बनाए जाते हैं और इस ऊर्जा द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5 नंबर प्रकाशीय ऊर्जा। अब देखिए प्रकाशीय ऊर्जा क्या होती है, तो सूर्य, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट आदि प्रकाश स्रोतों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में 6 नंबर है आपके सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा क्या होती है, तो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हम सभी अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक मात्रा में करते हैं और सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे अपना भोजन है वो तैयार करते हैं, अतः सूर्य है वो ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में 7 नंबर है आपकी रासायनिक ऊर्जा। यानी केमिकल जो एनर्जी है वो क्या होती है, तो विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे पेट्रोल है और मिट्टी का तेल है, डीजल है आदि में रासायनिक ऊर्जा छिपी रहती है और उन्हें जलाने से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये होती है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। और उसके बाद में है आपके ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी। तो ध्वनि ऊर्जा क्या होती है कि जब किसी वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है तो वह ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है और इससे हमें ध्वनि सुनाई देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, आपके किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण है इसके एग्जाम्पल हैं कि चलती हुई कार और फेंकी हुई गेंद और गिरता हुआ कोई पिंड तथा बंदूक से निकली गोली, इन सभी में गतिज ऊर्जा निहित रहती है और इसको हम लिख सकते हैं कि E के बराबर 1/2 mv²। ओके। और उसके बाद में है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे सदैव सापेक्ष रूप में मापा जाता है, ये भी एक बड़ी बात है। और उसके बाद में है स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा है वो भी कई रूपों में पाई जाती है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्थितिज ऊर्जा है वो कई प्रकार की होती है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक स्थितिज ऊर्जा और आणविक स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय या द्रव्यमान ऊर्जा। तो ये कंप्लीट आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो सकती है, तो किसी वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है और कार्य बराबर हम लिख सकते हैं गुरुत्वीय बल गुणा विस्थापन, यानी EP बराबर mgh। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है कि क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं, उनमें किस प्रकार से बदलाव होते हैं। तो प्रकृति में ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। आप देखिए प्रारंभिक ऊर्जा है और रूपांतरित ऊर्जा है और इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा की। तो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस में रूपांतरित होती है, उसमें ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में। और इसके उपयोग है लोहे को पीटने पर लोहे का गर्म होना, ये इसका एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद में हम बात करें 2 नंबर है आपकी विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, ध्वनि ऊर्जा में, और इसके एग्जाम्पल हैं लाउड स्पीकर। और 3 नंबर है आपकी नाभिकीय ऊर्जा।
तो नाभिकीय ऊर्जा है प्यारे बच्चों, ये जो रूपांतरित होती है ये होती है उसमें ध्वनि और विकिरण ऊर्जा में। ओके, और इसके एग्जाम्पल है नाभिकीय बम। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके विद्युत ऊर्जा। तो 4 नंबर है आपके विद्युत ऊर्जा, और ये किस में रूपांतरित होती है? चुंबकीय ऊर्जा में, और इसके एग्जाम्पल है विद्युत चुंबक। और 5 नंबर है आपके रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा में, और इसके एग्जाम्पल है विद्युत सेल। और 6 नंबर है आपके ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी है ये किस में रूपांतरित होती है? आपके विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इसके एग्जाम्पल है माइक्रोफोन। ओके, और 7 नंबर है आपकी विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? उसमें ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में, और इसके एग्जाम्पल है विद्युत बल्ब में और उष्मा व प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है। और 8 नंबर है आपकी विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? उसमें ऊर्जा में, और इसके एग्जाम्पल है विद्युत हीटर और विद्युत प्रेस। और 9 नंबर है आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में, और इसके एग्जाम्पल हैं ऊंचाई से गिरता हुआ कोई भी पिंड। ओके, ये इसका एक उदाहरण है। और उसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा है वो न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, बदली जा सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा है वो न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट होती है, लेकिन यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, बदली जा सकती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो कहते हैं। उसके बाद में है आपके यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है कि किसी पिंड की गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अतः अनेक निकायों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, किंतु इनका जो योग होता है वो सदैव नियत रहता है। यह नियम घर्षण बल उपस्थित न होने पर भी क्या होता है? लागू होता है। ये बात है आपको याद रखनी है। उसके बाद में है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। तो किसी कारक के कार्य करने की समय दर को हम सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, P से इसको दर्शाया जाता है। और P बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? W/T। यहाँ पर W क्या है? कार्य है, और यहाँ पर T क्या है? समय है। अब देखिए शक्ति है, इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो शक्ति के मात्रक, तो शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? वाट होता है। और वाट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? दर्शाया जाता है W से दर्शाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब 1 वाट की हम बात करें, 1 वाट की परिभाषा की हम बात करें, यदि कोई कर्ता 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी जो शक्ति है वो क्या होती है? 1 वाट के बराबर होती है, यानी 1 वाट कहलाती है। और कार्य के भी बहुत सारे मात्रक हैं। तो कार्य के अन्य मात्रक यानी शक्ति का छोटा मात्रक क्या होता है? वाट। इसे अन्य मात्रकों किलोवाट यानी KW अथवा मेगावाट यानी MW में नापा जाता है। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। ओके, और 1 मेगावाट बराबर आप लिख सकते हैं कि 10⁶ वाट। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर नोट है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि शक्ति का एक प्रचलित मात्रक है जिसको हम क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। जहाँ एक अश्व शक्ति यानी HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ है इसको आप जरूर पढ़ें कि सामान्य व्यक्ति की शक्ति है वो 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति तक हो सकती है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक। तो जूल है वो ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। इस कारण से ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? किलोवाट घंटा यानी KWH कहते हैं, या इसको एक यूनिट भी कहा जा सकता है। और 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1
किलोवाट के लिए किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं प्यारे बच्चों? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। और इसको हाईलाइट किया गया है ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। और यहाँ पर नोट है कि हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ही मापा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का कोई विद्युत संयंत्र 1 घंटा तक कार्य करे तब वह विद्युत ऊर्जा है वो क्या होगी? 1 यूनिट होगी। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर है मेरे बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं।